आज की चर्चा में CDS एग्ज़ाम सेकेंड 2021 जो कि कंडक्ट हुआ था 14 नवंबर 2021 को। काफ़ी समय निकल चुका है। आज इस परीक्षा का विस्तार से विवेचना करेंगे। अभिनंदन स्वीकार कीजिए डॉक्टर संतोष कुमार का। कुल मिला के पूरी चर्चा में हम 45 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद देयर करेक्ट आंसर्स, और आने वाले टाइम में क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस के लिए, हो सकता है NDA में भी हेल्पफुल हो। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, बड़ा मज़ेदार है, हर चीज़ को डिटेल में लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये एग्ज़ाम का जो पेपर है ये आप देख रहे हैं, ये CDS सेकेंड 2021 ये हमारा पेपर है। कब हुआ था? 14 नवंबर को 21 को कंडक्ट हुआ था। अब वाले के लिए CDS के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, लास्ट वीक आ गया था। ज़ोर शोर से लग जाइए। 10 अप्रैल को NDA और CDS दोनों का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अभी से आप लोगों को शुभकामनाएं जो भी तैयारी कर रहे हैं। निरंतर चैनल पे वीडियोस देखते रहिए, कहीं ना कहीं आपको CDS NDA से अपडेट मिलते रहेंगे। और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट 10 से 15 साल के पेपर्स को डाल दिया जाएगा, और जो प्रोबेबल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे उनको भी डालेंगे हम। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जूम कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पर, द लोकेशन ऑफ एन एशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन इन एशियंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय। यहाँ तक्षशिला जो है अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इसके बारे में जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम, पहला ही ऑप्शन है, ए करेक्ट है। थोड़ी डिटेल जानकारी ले लें कि 1980 में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन जो एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल है डिपार्टमेंट, उसने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। ये एक ख़ास बात है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख रहे हैं ये HDI से रिलेटेड है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, UNDP का है। महबूब उल हक 1991 के जिक्र किया था जब महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने UNDP की मदद से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को दिया था, मानव विकास सूचकांक। उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी टाइम बाद आया है। करंट से रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन। करंट को पढ़ते रहेंगे तो HDI की रैंक आती रहती है, उस पर क्वेश्चन बनता है, पर UPSC ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को कम देता है। कुछ पॉइंट्स को डिस्क्रिप्टिव टाइप देगा, एनालिसिस करना है हमें। अकॉर्डिंग टू UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2021 का, गत वर्ष का दिया है। इन विच ऑफ द HDI कंपोनेंट हैज़ इंडिया इम्प्रूव्ड इन रिसेंट ईयर, क्या बदलाव आया है उसको देखेंगे, जिनमें बदलाव आया है। थोड़ी सी हम HDI की 2020 की रैंकिंग पे बात करेंगे। 2020 की जो रैंकिंग है, टोटल कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया 189, करेक्ट, जिसमें से इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है, इंडिया की रैंक आपकी 131, नोट कर लीजिए। इंडिया की रैंक कितनी है? 131 रैंक है इंडिया की, आउट ऑफ कितने में से? 189 कंट्रीज़ में से रैंक में बढ़ोतरी हुई है। तो बदलाव भी हुए हैं क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं इसके लिए वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, लिटरेसी है, पर कैपिटा इनकम है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसके इंडिकेटर्स में आता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि किस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसको देखना है हमें। बदलाव अगर बढ़ी है रैंक तो किस में हुआ है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ पहला ऑप्शन, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग उसमें बदलाव आया है।
जीएनआई जो नेशनल इनकम है पर कैपिटा वो बढ़ोतरी हुई है, या फिर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसमें बदलाव कि औसत एक मान के चलें स्कूल जाने की उम्र में ये है। तो फोर्थ वाले ऑप्शन को यहाँ अगर देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, 69 में ईयर कुछ है जो उसमें बदलाव हुआ है। फर्स्ट है एक्सपेक्टिंग ईयर, ये थोड़ा है, इसको आप मान के चलें सभी इसके सही हैं, क्योंकि अगर लास्ट वाले ऑप्शन को फोर्थ को हटाएं तो फोर्थ बाकी सब में है नहीं, तो फोर्थ को लेके चलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड एंड थर्ड को करें एक्सपेक्टिंग ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड जीएनआई, तो इसका प्रोबेबल जो बेस्ट आंसर है वो आप टिक कर लीजिए, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इतना बदलाव नहीं है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और जीएनआई पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई है, ये चीज़ तो है। तो सेकंड इसका मोस्ट करेक्ट आंसर है, बाकी यूपीएससी भी इसको कर सकता है जो भी माने, यहाँ पर हम बी को आंसर लेके चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23। कुछ सवाल हैं जिन पे हमें थोड़ा टाइम लगता है, फोकस करना पड़ता है और एनालिसिस करने के बाद ही सही आंसर तक पहुँचे। तुरंत ए बी सी डी आंसर देने में मज़ा नहीं है। यहाँ 23 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग विल बी द मोर रिस्क, या विच हो सकता है, विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक हजार्ड जोन स्पेसिफाइड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, देहरादून में इसका ऑफिस है, कई बार जिक्र किया है। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट सर्वेयर जनरल रहे इसके, और इंडिया का बॉम्बे हाई जो एमएसएल है सी लेवल, वो यही इसी ने डिसाइड किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन रहेगा। तो पहला अपन देखिए, ये ऑप्शन है शाहजी सिकंदराबाद है, सेकंड है रणबीर एट इंदौर है, मल्ती एट पिथौरागढ़ है, मेत्रीन भुवनेश्वर है। तो जब मैंने टेक्टोनिक जोन्स को पढ़ाया था, सेस्मिक जोन्स की बात की थी कि देयर आर 4 सेस्मिक जोन इन इंडिया आफ्टर 2010, तो अब उसमें सेस्मिक जोन नंबर 5 जो मैंने बताया था कि वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन है। तो आप इसमें ये देखें तो पिथौरागढ़ कहाँ आ गया, करेक्ट है, सही है, पिथौरागढ़ आपके उत्तराखंड में आ गया। अब आप ये देखिए कि वहाँ पर 19 फ़रवरी 2021 को एक अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया, 4 रिक्टर स्केल का है वो। बाकी मेत्री भुवनेश्वर का कोई जिक्र नहीं है, इंदौर में कोई भूकंप की संभावना नहीं है, सिकंदराबाद तेलंगाना में नहीं है, कोई इनमें भूकंप की संभावना नहीं है। थोड़ा भी आप अगर जानते हैं, मालती एट पिथौरागढ़, बस ये करंट से न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन को उठाया गया है, वहाँ से लिया गया था, ये इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 24 का। द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर द ड्रॉट प्रोन एरिया। सूखा संभावित क्षेत्रों का एक मुआयना तैयार करना चाहती है सरकार, प्लान, योजना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी प्रोडोमिनेंटली फोकस, तो किस पे ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा। बट डी ड्रॉट प्रोन है, मतलब सूखा संभावित है, कोस्टल से कोई मतलब नहीं सूखे का। तेलंगाना होता तो सोचते, बाकी आंध्रा का कोई रिलेशन नहीं है, गंगा प्लेन्स में नहीं ज़रूरत है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ कच्छ लास्ट ऑप्शन जो है उसकी बात करेंगे, कच्छ रीजन की। कच्छ रीजन करेक्ट है इसका आंसर, कच्छ का। थोड़ी डिटेल जानकारी देखें, कच्छ से और सवाल भी बन सकते हैं। जो कच्छ है कुल मिला के ये सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में। टर्टल या टोटाइस की तरह इसकी शेप है। कुल मिला के 4,512
45,612 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 9 पोर्ट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके किनारे 9 पोर्ट हैं, ये भी एक ख़ास चीज़ है। और यहाँ पर आप ये माने कि 9 ज़िले हैं इसमें, 9 डिस्ट्रिक्ट्स इन कच्छ, 7 आर रिलेटेड टू ड्रॉट प्रोन एरिया। 9 ज़िलों में से कच्छ जो भाग है उसमें से 7 ज़िले जो हैं वो तालुका वो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं ड्रॉट प्रोन। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बगल में है 25। कुछ क्वेश्चन तो रेगुलरिटी में दिए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है ये। जैसे 25 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है इसको। 4 persons are traveling to different states of India. To whom will you advise to protect oneself from blizzard? blizzard का मैंने जिक्र आप लोगों से किया था जब मैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट को पढ़ा रहा था, और उसमें blizzard स्नो स्टॉर्म्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसी से अगर थोड़ा बहुत आप ट्रिक ले लें तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। यानी कि स्नो बर्फ़ कहाँ है। अब आप देखिए, द पर्सन ट्रैवलिंग टू अरुणाचल प्रदेश, पर्सन ट्रैवलिंग टू असम, देन त्रिपुरा, देन उड़ीसा। अब बर्फ़ का ताल्लुक अगर आप देखें तो आप सही जगह पहुंच रहे हैं। बर्फ़ का ताल्लुक पहले ऑप्शन में सही है, द पर्सन ट्रैवलिंग टू अरुणाचल। तो अरुणाचल में 2017 की बात है, 2017 में 141 लोगों की मौत हुई थी इसी तरीके से। स्नो स्टॉर्म्स हुए थे वहाँ पर। जगह कौन सी है? बोमडीला है, बोमडीला पास है, बोमडीला चाइना जाने का रास्ता है, वहाँ पर ये हुआ था। 2017 की बात है और करीबन 141 लोगों की मौत हुई थी इसमें। तो ये स्नोफॉल बोमडीला वाले इलाके में कॉमन सी बात है, जो चाइना से टच कर रहा है रास्ता, वहाँ स्नो स्टॉर्म्स होते हैं। blizzard करेक्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम अगला क्वेश्चन है 26 आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट ए प्रोमिनेंट। नॉट का सवाल आ गया है, प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। भाई बागानी कृषि कहाँ नहीं होती है? असम में चाय के बागान हैं, नागालैंड में है, केरल में कॉफ़ी है, अपने बनाना है, रबड़ है, ये सब प्लांटेशन में आते हैं। मसाले वगैरह ये सारे प्लांटेशन में आ गए। तो राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, प्लांटेशन का नॉट का आंसर है। अगला सवाल है 27, द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सिटीज़ हैज़ बिन रिड्यूस। कम हो गया है किसके बीच में? अटल टनल के बीच में। अटल टनल पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बताया कि थोड़ी बेसिक जानकारी ले लें अटल टनल की, कि अटल टनल जो है वो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के लिए है। तो लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी हो गया 26 जनवरी 2020 से, और उसके साथ आपका हालांकि 31 अक्टूबर 2019 में ही हो गया था, पर 26 जनवरी से इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये देखें कि हिमाचल प्रदेश का क्या है? मनाली, और लद्दाख का ले, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि इन दोनों का 2 सिटीज़ का डिस्टेंस कम हो गया है। आपको मैं डिस्टेंस बता दूँ, 398 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना है? 398 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कम हो गया है। 10.5 घंटे की जर्नी थी, वो रिड्यूस हो गई है इस टनल के कारण। और ये NH3 के ऊपर बना हुआ है। NH3 का एक्सटेंशन है, NH3 पर है। और बाकी अगर देखें तो दर्रा भी पूछा है, कौन सा है? रोहतांग पास पे है, ये उसके पास से है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए 28, इनको रब कर देते हैं। 28 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व।
बड़ा अच्छा सवाल है। बायोस्फीयर है, टोटल 18 बायोस्फीयर से हमने उनके बारे में हमेशा पढ़ते हैं और बायोस्फीयर पे हमेशा सवाल बनाता है। अब ये सवाल अच्छा है कि कंप्राइज आइलैंड की ऐसा बायोस्फीयर रीजन जिसमें आइलैंड भी मिले आप लोगों को, जिसमें एस्चुरीज भी बनाए, बीच भी हों, कोरल्स भी हों, रीफ, साल्ट मार्सेस हो, दलदली भूमि हो, नमकीन इलाका हो और मैनग्रोव भी हो। अब ये सभी चीज़ें, कोई देखेगा मैनग्रोव तो वो जवाब लगाएगा सुंदरवन, गलत। नीलगिरी, अब नीलगिरी जो है वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, लार्जेस्ट है, पहले नंबर का, ये नोट कर ले। सेकंड नंबर का आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। थर्ड नंबर का आपका सुंदरवन है। ये 1 नंबर बड़ा, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। देखो चारों ही ऑर्डर मिल गए हमें। अगला सवाल इनको असेंडिंग डिसेंडिंग का एरिया वाइज भी पूछ सकता है तो वो भी कर लेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैनग्रोव भी हों, कोरल्स भी हों, तो सुंदरवन में मैनग्रोव है पर कोरल्स है नहीं है, साल्ट मार्सेस है नहीं है, बीच मिल जाएंगे, एस्चुरीज नहीं मिलेंगी। तो ये सारी फुलफिलमेंट कौन कर रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार, जो किसकी, तमिलनाडु के टेरिटरी में आता है, तमिलनाडु में आपके सदर्न टिप के पास है, पाल्क स्ट्रेट वाले इलाके में है। गल्फ ऑफ मन्नार इसका करेक्ट आंसर है। शानदार क्वेश्चन। और सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, पहला आपको बता ही दिया कौन सा है। खास बात है यहाँ पर ये मेरीन सेंचुरी है, ये भी एक खास बात है, ये मेरीन सेंचुरी है, ठीक है। और पॉल बैंक भी बड़ा फेमस है यहाँ का, पॉल बैंक, ये भी याद रखना, पॉल्स के लिए बैंक है गल्फ ऑफ मन्नार का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पे अगर आप चलते हैं, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से मान लें अपन, एशियंट हिस्ट्री से है और वैसे ज्योग्राफिकल थॉट का क्वेश्चन माने इसको। डोमिनिको पेस, लिएंडर पेस नहीं है, डोमिनिको पेस है। द मेडाइवल ट्रैवलर है डिस्क्राइब द सिटी ऑफ हम्पी। अब हम्पी है नहीं यहाँ पर ऑप्शन में, तो आप सही किसको कर ले, हम्पी किसका था, विजयनगर का था हिस्सा, तो उसके बारे में इसने विवरण दिया है। हम्पी है, हम्पी ऑप्शन देता या फिर विजयनगर, तो सेकंड इसका सही आंसर है। 35th है द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भाई नॉट का सवाल आ गया है कि डैमेज किससे हो रहा है, अर्थक्वेक से, तो इनमें से क्या प्रभावित नहीं करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक बिल्कुल करेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लाइफ लॉस होगा। टाइप ऑफ बिल्डिंग्स हैं, कैसे बनी हुई हैं, टेक्निक क्या है, सेस्मिक प्रूफ है कैसी हैं, तो ये इफ़ेक्ट करता है, नहीं करेगा। क्लाइमेट ऑफ द एरिया, इसका कोई इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्लाइमेट से नहीं है। कोई रेनफॉल का क्वेश्चन होता, फ्लड का क्वेश्चन होता, फ्लड डिजास्टर का होता, तो क्लाइमेट से रिलेट करते उसको, पर अर्थक्वेक का यहाँ क्लाइमेट से रिलेशन नहीं है। टेक्टोनिज्म को देखेंगे हम यहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखेंगे। भाई तो लाइफ लॉस, लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस होता है इसमें, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 36 पे चलते हैं। एन एवलांच इज ए टाइप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर। कई बार इसका जिक्र मैंने आप लोगों से किया है, एवलांच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, डिफरेंस भी बताया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवलांच एंड लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की जो घटनाएं होती हैं वो आपकी हिली एरियाज़ में है, एवलांच की हैं ग्लेशियर में। अब आप ये देखिए 30 क्वेश्चन अपन कर रहे थे 36 पे, तो एवलांच जो है वो कौन सा है डिजास्टर, वो टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है। एटमॉस्फेरिक नहीं है, साइक्लोन आएगा उसमें। एक्वेटिक नहीं है, सुनामी आ सकता है। बायोलॉजिकल नहीं है, ये भी नहीं है, मैनमेड में आ जाएगा बायोलॉजिकल या कोई उसमें, तो इसका सही आंसर है टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है, ज़मीन से संबंधित है,
व्हेन ए मास ए ह्यूज फ्लो ऑफ आइस, आइस का फ्लो हो जाता है ड्यू टू स्टीप स्लोप और चेंज इन टेम्परेचर। जब तापमान क्या होगा, बढ़ने लगेगा, तो स्टीप स्लोप के कारण क्या होती है, भारी मात्रा में पूरी बर्फ़ की दीवार सरक आती है, उसको क्या कहा जाता है, एवलांच। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको ग्लेशियर्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ग्लेशियर्स के अंदर। और लैंडस्लाइड होगा हिली एरियाज में, ये अंतर है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37th। एन इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली मेंटेन एट ए बेस लाइन लेवल इन जोग्राफिकल एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट इज नोन एज। ये न्यूज़पेपर में अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, आपके स्टार्टिंग नवंबर में ही जब कोरोना बढ़ गया था तो एक नया टर्मोलॉजी आई है, उसी से रिलेटेड किया गया है। सही आंसर है विदाउट वेस्टिंग टाइम एंडेमिक, कि भाई ये जो एक कोरोना है कोविड-19, अब ये अपना म्यूटेशन हो रहा है, इसका नए नए रूपों में आ रहा है, तो इसको हम बदल नहीं सकते, कहीं ना कहीं है तो ये रहेगा ज़रूर, किसी न किसी फॉर्म में है। अब आप देखें ओमिक्रॉन हो गया, डेल्टिक्रॉन हो गया, नाम बदलते जा रहे हैं, म्यूटेंट बनते जा रहे हैं, तो इसका क्या है, एंडेमिक वर्ड है। ठीक है, आउटब्रेक छोटा, एपिडेमिक उसके बाद, फिर पेंडेमिक, और सब ख़त्म नहीं होने वाला, फिर क्या आएगा, एंडेमिक। ये इसका 37 का ए करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 38, बगल में है 38। स्ट्रीम एंड रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट्स हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बाउंडर्स इन। अब नदियाँ, स्ट्रीम है, छोटी सरिताएँ, रिवर्स हैं, कमिंग फ्रॉम द माउंटेन, और यहाँ एक कॉमा लगा दे अपन माउंटेन के बाद, तो वो क्या ला रही है, डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बाउंडर, वो लाकर क्या कर रही हैं, भारी कंकर पत्थरों का निक्षेप कर रही हैं। तो वो किस इलाके में करती हैं, वो इलाका आपका हो गया भाबर इलाके में करती हैं। किस में करती हैं, भाबर। और यहाँ पर ही फिर क्या हो जाती हैं, नदियाँ इनविजिबल हो जाती हैं। अब ये कन्फ्यूज़न डालने के लिए क्या है कि स्ट्रीम और नदियों को भी दे दिया ये है, तो इसमें रिवर इनविजिबल हो जाएंगे, लाएंगी बहुत सारा, और तराई में फिर क्या होंगी, वापस फ्लो करना शुरू कर देंगी। खादर न्यू एलुवियल डिपॉजिट, बांगर ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट। तो इसका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनाया है आपका, भाबर इसका करेक्ट आंसर है। पहले भी आपको बताया कि ये शिवालिक फुटहिल्स पे 8 to 16 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। पहाड़ी इलाकों में कंकर पत्थरों का भारी जमाव हो जाता है, जो नदियों और के द्वारा किसके, एब्रेशन एट्रीशन के प्रोसेस के थ्रू लाए जाते हैं। 43 क्वेश्चंस पे चलेंगे, 38 के बाद 43 पर। 43 क्वेश्चन है आपका, बगराम एयरबेस। ये तालिबान का वापस अब कंट्रोल हुआ अफ़गानिस्तान पर, तो बगराम एयरबेस है, जो कि BAF के नाम से भी जाना जाता है, बगराम एयरबेस BAF। तो ये कहाँ पर है, आंसर तो पहले आपको पता लगे गया, अफ़गानिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा इसका डिटेल ले लें कि 1980s के टाइम में जब USSR था तो इसने इसको बनाया था, और इसको नाटो भी यूज़ करता है, US भी यूज़ कर रहा है, काफ़ी समय से US ने अपनी मिलिट्री बेस बना रखा था। अब प्रेजेंट टाइम में ये तालिबान मिलिट्री बेस बना हुआ है, बगराम एयरबेस। बीच में अभी चल रहा है न्यूज़ पे, चाइना इसको कैप्चर करने पे लगा हुआ है, क्योंकि तालिबान की हालत ख़राब है इकोनॉमिकल बेस पे। तो पाकिस्तान मीडिएटर बनकर चाइना को अब इस बगराम एयरबेस पे कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ चेंज देखने को मिले, पर पुराने टाइम में 1980s में USSR फिर ने बनवाया, नाटो के कंट्रोल में रहा और US के कंट्रोल में रहा। अब तालिबान अब हो सकता है चाइना के कंट्रोल में आ जाए। 44th क्वेश्चन है, पंचमूली लेक। पंचमूली लेक है, ये केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पर है, मैं बता दूँ। और स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप टिक लगा लीजिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो 182 मीटर की मूर्ति है आयरन मैन की हमारे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनकी स्टैचू है। कब करा था उसका थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। 31 अक्टूबर 2018 में इनॉग्रेशन हुआ था। इसके आर्टिस्ट जिन्होंने बनाया था, राम वी सुथार उनका नाम है, जिन्होंने इसको बनाया था मूर्ति को। और कौन से ज़िले में? गुजरात के केवड़िया में। गुजरात का केवड़िया ज़िले में है ये, ठीक है। 182 मीटर की है, आयरन मैन की अपनी स्टैचू है। 45वां क्वेश्चन है, ये डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से है क्वेश्चन। तो CDS और NDA सेंट्रल आर्मड फोर्सेस के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये डिफेंस के ऊपर भी हम एक दो सीरीज डालेंगे। आप कंटिन्यू चेक करते रहना, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इंटरनेशनल ये डिफेंस के ऊपर भी हम अब एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, उस पर भी आपको अपडेट मिलेगा। तो पिनाका जो है मल्टी बैरल है, ये नाम से ही पता है। अगर परेड वगैरह देखिए तो आपने ट्रक के ऊपर काफ़ी बैरल्स लगे रहते हैं। टाटा ट्रक होता है, उसके ऊपर मल्टी बैरल मल्टी रॉकेट लॉन्चर है ये, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। 20 का करेक्ट आंसर है। थोड़ी जानकारी दे दे, इसको DRDO ने बनाया है। ये 40 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये मैक जो स्पीड है मैक 4.7 पे काम करता है। 12 रॉकेट जो हैं वो 44 सेकंड में फायर करता है ये, और स्पीड बढ़ाकर और ज़्यादा इसकी की जा रही है। अभी 40 किलोमीटर रेंज है, 60 किलोमीटर रेंज भी बढ़ाई जा रही है इसकी। मैक फर्स्ट के ऊपर है भी ये, और भी इसको डेवलप किया जा रहा है DRDO के द्वारा। आगे चलते हैं। 47वां क्वेश्चन, 47वां है, ये भी डिफेंस टेक्नोलॉजी से है। व्हाट इज़ द रेंज कैपेबिलिटी ऑफ अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल? तो देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ आप लोगों को अग्नि I सीरीज़, अग्नि P सीरीज़, अग्नि 5th सीरीज़ या अग्नि 5 सीरीज़, V भी कह सकते हैं, अग्नि V, ये सब पढ़ना है आपको। उस पर क्वेश्चन बना रहा है ये। अग्नि I सीरीज है जो 700 से 1200 किलोमीटर के बीच में थी। अब ये अग्नि P आ गई है, तो इसकी रेंज आ गई है 1000 टू 2000 किलोमीटर की रेंज। तो ये आपका करेक्ट आंसर पहला वाला हो गया। पर अब ये जो अग्नि 5 रेंज आ रही है, अग्नि अगर 5 रेंज बोले तो ये 5 मतलब 5000 से 5500 से लेकर 8000 किलोमीटर के बीच की रेंज का ये आगे तैयार होने वाली है। ये P के बारे में बैलिस्टिक मिसाइल का पूछा था, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इंटरकॉन्टिनेंटल हो गई ये मिसाइल, ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड पे है, इंटरकॉन्टिनेंटल। 48वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट है रिसेंटली डिक्लेयर इटसेल्फ एज द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट? तो अखबारों को अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं तो ये खबर भी मोटे मोटे रूप से आई थी। गोवा है जिसने अपने आप को, तो वहाँ एक NGO है, NGO का नाम तो जिक्र तो नहीं मिला कहीं पर, NGO ने करीबन 70% डॉग्स को वैक्सीनेटेड किया है। मतलब 1 लाख इंजेक्शन लगाए हैं उसने कुल मिला के, और 70% डॉग्स को वैक्सीनेटेड कर दिया है। तो ये रेबीज़ फ्री हो गया है, गोवा फर्स्ट स्टेट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 49वां क्वेश्चन है, ये भी करंट से ही क्वेश्चन आया है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, मिनिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है, निर्मला सीतारमन जी हैं, उनके अंडर एक अलग डिपार्टमेंट उसी के अंडर है, पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाया गया है। पब्लिक एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, एंटरप्राइजेस है उसके अंदर ये काम कर रहा है। टोटल 51 यूनियन मिनिस्ट्रीज़ हैं और उसी में इसको बनाया गया है, और कोई ख़ास इसकी जानकारी नहीं। 2020 में शुरू किया गया था इसको। नेक्स्ट है
Chronological arrange the following Indian origin astronaut on the basis of their flying into space starting with the first। भाई अंतरिक्ष में जाने वाले खास ध्यान देना है, इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, भारत से पैदाइश होनी चाहिए उनकी एस्ट्रोनॉट्स की। सबको पहला नाम याद है राकेश शर्मा, दूसरा नाम आपका कल्पना चावला, तीसरा नाम सुनीता विलियम, चौथा नाम श्रीसा बंडला। श्रीसा बंडला का जिक्र आया था 6 जुलाई को, खास दिन था, स्पेस में ये गई थी, इंडियन ओरिजिन है और वर्जिन गैलेक्टिक न्यूयॉर्क से लॉन्च हुआ था। ये वर्जिन गैलेक्टिक से इनको के लिए चुना गया था और बिलियनियर है रिचर्ड ब्रैंसन, उनके साथ इन्होंने ये स्पेस में गई थी। तो श्रीसा बंडला है, एस्ट्रोनॉट इंजीनियर हैं जिनका सिलेक्शन इसके लिए किया गया। तो ये कुल मिला के हमारे यहाँ से 4th इनका नंबर है। पर यहाँ पर अगर ये सवाल बने कि ये महिला कौन सी हैं, तो ये 3rd महिला हो गई हैं। फर्स्ट आपकी कल्पना चावला, सेकंड सुनीता विलियम और 3rd नंबर की श्रीसा बंडला। अच्छा सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। 50 के बाद 51, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है। 51, प्रेसिडेंट जोविनल मोस, ये जो हैं वाज एसिनेटेड रिसेंटली, गोली मार दी गई है इनको। और द प्रेसिडेंट, कहाँ के प्रेसिडेंट थे ये? हेती के प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? हेती के। सही आंसर इसका है हेती। हेती के प्रेसिडेंट थे ये। और कब गोली मारी थी? 7 जुलाई को 2021। तो यानी कि 6 महीने का जीके तो पूछ ही रहे हैं, वो तो हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल का पढ़ना है। 52 क्वेश्चन है। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक मिनट। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज वाज फॉर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के अभी आपको बताया था 51 यूनियन मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं प्रेजेंट में हैं। और उसमें से जल शक्ति मिनिस्ट्री 2019 में बनाई गई है। नोट कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये कब बनाई गई? 2019 में, 2019 में। अभी एक क्वेश्चन आपका आया था डिपार्टमेंट ऑफ 49 क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी बनाया गया है 2019 में। ठीक है, नितिन गडकरी जी के जिम्मे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 के बाद आप आ जाइए। इंडियन नेवल शिप INS तबर, इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। फिर डिफेंस पे है क्वेश्चन, लेते हैं सवाल। तबर का जो है रिसेंटली पार्टिसिपेट इन द 2-day नेवल एक्सरसाइज विद द इटालियन नेवी। इटालियन नेवी के साथ हमारी नेवल की एक्सरसाइज होती रही है। तो एक्सरसाइज कंडक्ट कहाँ हुई थी? सी इसका करेक्ट आंसर है। त्रेहेनियन सी। त्रेहेनियन सी कहाँ पर है ये मेडिटेरियन सी का ही हिस्सा है, पर ये इटली के पास है। इटली है, इटली के पास वाले इलाके में है त्रेहेनियन सी। और कुल मिला के इसमें बताया गया है कि ये जो तबर है ये नेवी तलवार जो है क्लास रशियन बिल्ट फ्रिगेट है, उस श्रेणी का है, रूस से निर्मित है ये। और ये कहाँ पर है? ये त्रिनेंसी जो है ये नेपल्स में है। इटली का जगह क्या है? नेपल्स है, नेपल्स में है। नेपल्स के पास इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इटली के पास का ही ये सागर है, छोटा सागर है। और बड़ा सागर क्या है? मेडिटेरियन है। उसी के अंदर एजियन सागर आ गया, एड्रियाटिक भी वहीं है। पर ये नज़दीक कहाँ पर है? त्रेहेनियन सी, उसी के पास वाले इलाके में। तो नेपल्स के पास है, नेपल्स की खाड़ी है उसके पास, ये इटली के अंदर आता है। 54th क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली बी अवार्डेड द मलेरिया फ्री। अभी रेबीज़ फ्री का पूछा था, वो स्टेट में पूछा था गोवा। अभी मलेरिया फ्री
किस कंट्री को दिया है WHO ने? तो कुल मिला के 2021 में 40 देशों को 40 कंट्रीज़ को दिया है और लेटेस्ट अल सल्वाडोर 2021 में इसको दिया है। और ये अल सल्वाडोर तो इसमें है नहीं, 20 का पूछ रहा है तो 20 में इसका चाइना आएगा आंसर। चाइना को दिया है। कुल मिला के 70 साल बाद चाइना ने अपने आप को मलेरिया से फ्री कर लिया है। और 2021 का लेटेस्ट है तो अल सल्वाडोर है 2021 में, और 20 का ये 2020 में चाइना को मिला है आफ्टर ए गैप ऑफ 70 ईयर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। Who among the following was honored with गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2021? 2020 के लिए किसको दिया गया? बी इज़ द करेक्ट आंसर, शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ बांग्लादेश, एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन मुक्त वाहिनी, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। इनको पोस्ट ह्यूमरसली ये अवार्ड दिया गया है। कारण क्या था भाई? 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना 1971, और 1971 विजय वर्ष मना रहे हैं हम, तो उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। अभी क्वेश्चन उस पर और भी बन सकते हैं। तो इस शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज 2020 का दिया गया। अगला सवाल 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी रीजन आर इन स्पेशल फोकस इन द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम? तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक मिशन है चलाया जा रहा है, उसको आप देखें, ये NMEO-OP ये एक मिशन चलाया जा रहा है। स्पेशली क्या है, ये जितने भी जैसे बैम्बू का भी एक मिशन चलाया गया था, तो ये सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को अपलिफ्ट करने के लिए है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और साथ ही साथ अंडमान निकोबार, इसको अपलिफ्ट करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। और कुल मिला के 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर वाले इलाके में पाम ऑयल को डेवलप किया जाएगा, और उसके बाद ये 29-30 तक ये प्रोजेक्ट आगे और चलेगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडमान निकोबार इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 60। 63 पे हैं। 63 क्वेश्चन है विच, ये ज्योग्राफी का शानदार क्वेश्चन है, टाइम्स के ऊपर आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम जोन इन इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज़ वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है भाई। 82.5 इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड हैव डिफरेंट टाइम जोन, गलत बात है भाई, इंडिया का ही हिस्सा है तो अलग तो होगा नहीं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5.5 आवर बिहाइंड नहीं है, वी आर अहेड ऑफ GMT, आगे हैं 5.5 घंटे। तो आपका सही क्या हो गया? ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल सा है, फैक्ट अगर रटे हुए हैं, समझे हुए हैं, तो यू कैन रीच टू द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 64th को देखेंगे। अज्यूम किया गया है कि डी हैज़ रिसेंटली विजिटेड खारतुंगला। अब खारतुंगला का नाम आते ही आप लद्दाख के बारे में पहुंच जाते हैं। अगला एक ट्रिक आपको दे दिया, नुब्रा वैली भी बता दिया है। दूसरा आपको बता दिया कि वहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाते हैं। ये तीनों ही बड़ी फेमस जगह हैं कहाँ की? लद्दाख की। तो उसी का पूछ रहा है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या है, करेक्ट क्या है? लद्दाख इज़ द करेक्ट आंसर। 65th क्वेश्चन है। 65th पे अपन चलते हैं। 65th आपके लिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच? मानसून से दोनों तरफ से बारिश हो रही है। तो कई बार जिक्र करता हूँ कि पंजाब का इलाका है, हरियाणा प्लेन्स है, राजस्थान का भी हिस्सा है, दे आर गेटिंग रेनफॉल फ्रॉम बोथ। बेसिकली राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को बे ऑफ बंगाल ब्रांच से साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल होती है। पर पंजाब है यहाँ पर, पंजाब को जो है
वो दोनों ब्रांच से प्राप्त हो रही है। पंजाब इज़ द करेक्ट आंसर। हरियाणा होता तो भी सही होता। फिर एक चांस बनता है राजस्थान का। बाकी महाराष्ट्र है, ये साउथ वेस्ट की अरेबियन सी ब्रांच हो गया, मेघालय हो गया, बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसको तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेन हो रही है, तो विंटर वाली रेन हो रही है। बाकी ये सबको रेन किससे हो रही है? साउथ वेस्ट ब्रांच से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, मोलिसोल, ये अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं। आजकल ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन है ये आपको दे रहा है USDA। इसको करेक्ट करें, ये क्लासिफिकेशन आपको दे रहा है 66 को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसका क्लासिफिकेशन है, सॉइल टेक्सोनॉमी कहेंगे। तो इंसेप्टिसोल जो सॉइल है वो मिनरल रिच सॉइल होती है। एंटीसोल जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल होती है। वर्टिसॉइल सॉइल होती है वो क्लेई सॉइल होती है, फर्टाइल होती है, थोड़ा ब्लैक सॉइल की जैसी होती है, श्रिंक और स्वेल वाली होती है कीच, ठीक है। और मोलिसॉल जो है वो हाई ऑर्गेनिक वाली सॉइल होती है, जिसमें हाई ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ह्यूमस ज़्यादा मिले, वो मोलिसॉल होती है। तो कुल मिला के सोल जो है ये किसका है? शुगर केन नहीं है। सिंपल सा आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल सा पूछा है, सोल से भी आप पहचान सकते हो। दिस इज द ऑर्डर क्लासिफिकेशन फॉर सॉइल के लिए दिया गया। 67th है, फिर अज्यूम किया है कि एस हैज़ विटनेस ए कंटूर बॉन्डिंग एंड द कंटूर प्लॉचिंग while visiting one of the state in India, identify the state from option given below। भाई एस है, घूमने गया है, वो देख रहा है कि कंटूर बंडिंग्स हो रही है। बंडिंग्स मतलब होता है कंकर पत्थर लेकर खेत के किनारे है ना, जो फार्म एरिया होता है उसके किनारे दीवारें बनाई दी जाती हैं, कच्ची दीवारें, जिससे क्या कटाव वगैरह है। मेन ये टेक्निक्स हैं, सॉइल कंजर्वेशन के टेक्निक्स हैं। फिर है कंटूर प्लॉचिंग, जो है वो इस तरीके से जुताई की जाती है विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल लेके प्लॉचिंग की जाती है। वो भी क्या है? विंड और वाटर इरोजन से प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी टेक्निक्स कहाँ पर है? ये आप ये देखें कि अब पंजाब है, हरियाणा है ऑप्शन में, राजस्थान है, तो ये तो सारे प्लेन एरिया पे ही आ गए। तो ज़्यादातर ये टेक्निक कहाँ काम आएगी? सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिमाचल प्रदेश में काम आएगी। हिमाचल प्रदेश में आपको ये देखने, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ये कंटूर प्लॉचिंग है, स्टिप स्लोप्स पे वहाँ पर ज़्यादा काम आएगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है 68 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप इज़ द बेनिफिशियरी फॉर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये आपको बता दूं कि ये जो अभियान है ये कोविड-19 के बाद ही चलाया गया था। काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए थे, तो वापस से उनको पटरी पे लाना था, तो इसलिए ये जो अभियान है 20 जून 2020 में स्टार्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें क्या है, जैसे नरेगा में रोज़गार दिया जाता था, महात्मा गांधी नरेगा में इसी तरीके से 125 डेज़ का रोज़गार दिया गया। सॉरी। और कहाँ शुरू किया गया? 6 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया गया था। 116 डिस्ट्रिक्ट्स किसके हैं? 6 स्टेट्स के हैं, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। इन स्टेट्स में स्टार्ट किया गया। तो रूरल के लिए नहीं है, रूरल वुमेन, रिटर्निंग माइग्रेट नहीं है, ऑल बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड के लिए, ऑल न्यू माइग्रेंट्स टू टाउन के लिए। तो ये कुल मिला के जो शहरों में आए थे उन लोगों को ये रोज़गार देना था। ये इसका ऑल न्यू माइग्रेंट टू टाउन्स के लिए है ये, क्योंकि वुमेंस के लिए पहले नरेगा माइग्रेंट की ये दिया है, ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स है, तो इसको आप ये करें ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी लगाएं इसमें, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये है। नेक्स्ट है 68 के बाद आप आ जाइए 87 पे। 87 क्वेश्चन है, 87 पे आ जाइए।
87. Fertilizers are used to obtain higher yield of crops. However, all nutrients are usually not available in fertilizers. Which one of the following nutrients is usually not available in fertilizer? भाई फर्टिलाइज़र में आप डीपीए दे रहे हैं, ठीक है, और यूरिया है, फॉस्फेट है, ये सब दे रहे हैं, बाकी सब तो मिल रहा है। जो नहीं होता है उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का कई बार है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स हम उगाते हैं, तो ये लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया, ये नेचुरली रिसाइकल होता है, अपने आप बनता है। तो इसका नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर, 87। देन 91 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 91 जो है आपका, द फेडरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डिस्क्राइब एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो ये एक बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इंडिया के लिए कही थी। ये क्या बात कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज द नेम बाउंड्री ऑफ ए स्टेट विदाउट देयर परमिशन ऑल्सो, दैट इज़ वाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड इंडिया। ये उन्होंने ही कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये वर्ड यूज़ किया है, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये इंडिया के लिए यूज़ किया गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थ्रू है ये स्टेट। अच्छा सवाल बनाया है, काफ़ी डीपली है, सिंपल नहीं है सवाल। 92 पे चलेंगे अब। 92 क्वेश्चन है आपका, 92 क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस एसे द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन? पहला ये ऑप्शन है इसका सही है, फ्रांसिस फुकुयामा। ये कहीं जापान के नहीं है, इसका मैं डिटेल बता दूं कि ये 1992 में ये बुक इन्होंने ये लिखी थी, और ये अमेरिकन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी लिखी है इसमें, और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कहाँ के, अमेरिका से इनका रिश्ता है, फ्रांसिस फुकुयामा का। उसके बाद 96 क्वेश्चन है। 96 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 96 आपका है, डी परफॉर्म हर ट्रेन जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल सी नॉट क्रॉस? कौन सी नदी नहीं आएगी जब ये, अगर आप अपनी जर्नी कहाँ से कर रहे हैं, बेंगलुरु से न्यू दिल्ली जा रहे हैं, तो कौन सी नदी नहीं आएगी रास्ते में? देखो, आप बेंगलुरु से जा रहे हैं तो बेंगलुरु कृष्णा आ रही है, गोदावरी आ गई, यमुना दिल्ली के पास आ रही है, तो नर्मदा बिल्कुल कहाँ हो गई, किनारे पे हो गई, ये नहीं आएगी नर्मदा आपके विंध्याचल सतपुड़ा वाले। तो आप सीधा एमपी से सेंटर से निकल जाएंगे, सीधा चित्तौड़ से वहाँ अपने सवाई माधोपुर वाले रूट से होते हुए सीधा दिल्ली। तो इसमें नर्मदा इज़ द करेक्ट आंसर। 96 हो गया। 97 है, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी अच्छा सवाल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट, उस राज्य के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है। द स्टेट हैज़ मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, उस स्टेट को देखें तो नॉर्थ में ज़्यादा खिंचा हुआ है और साउथ में ज़्यादा खिंचा हुआ है, ठीक है। द स्टेट हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, सीधा आंसर है त्रिपुरा। भाई त्रिपुरा जो आ रहा है, अब इसमें मिज़ोरम भी है, पर मिज़ोरम का एक्सटेंशन नहीं है इस तरीके से, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन नहीं है। बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर ये किसके साथ बना रहा है, ये बांग्लादेश के साथ 3 साइडेड बॉर्डर बनाता है सबसे बड़ा, और म्यांमार के साथ भी है। मिज़ोरम का नहीं है, मिज़ोरम क्योंकि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर नहीं बना रहा है इतना, ठीक है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन त्रिपुरा का ज़्यादा है, दिखने में बिल्कुल पतला स्टेट है, इस तरीके से लंबा बना हुआ है, ठीक है, 1 साइडेड, 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से ही सिर्फ असम से इधर से जुड़ा है, बाकी बांग्लादेश से कनेक्टेड है ये। अगला क्वेश्चन है 98 है, 98 पे चलते हैं। M want to visit a place in Union Territory which is located 34 degree north and 77 degree east. Which one of the following Union Territory must have planned to visit? अब भाई सीधा सवाल है, जब इंडिया का मैप आप देखते हैं तो इंडिया के मैप में आप ये देखें, भाई आपने देखा कि ये पोजीशन है आपकी, आप ये देखें इस तरीके से, तो आप ये देखें ऊपर की तरफ, हम यहाँ देखते हैं ये 37 डिग्री है,
नीचे 8 डिग्री है, इधर 68 डिग्री है, इधर 97 डिग्री है अरुणाचल पे। तो 37 हम टॉप पे चले गए। अब आप ये देखो कि अंडमान निकोबार नीचे रह गया 8-10 डिग्री के आसपास, यहाँ आ गया 10 डिग्री पे। लक्षद्वीप आपका 8 डिग्री पे आ गया, लक्षद्वीप। पुदुचेरी मान लें हम 15 डिग्री पे आ गया। तो नियरेस्ट क्या आ गया, 34 डिग्री पे आपका आंसर क्या है, लद्दाख। लद्दाख इज़ द करेक्ट आंसर। और लॉन्गिट्यूड भी बता रहा है तो 77 के आसपास दिल्ली के सेंटर से यहाँ से गुजर भी रहा है। तो लद्दाख है, लद्दाख का कई बार डिस्कस किया है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है अभी, पहले अंडमान निकोबार लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी था, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। 1,53,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसमें 1 लाख का एरिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है। 53,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया के पास है, इसमें लद्दाख इसका करेक्ट आंसर है। 99 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, कुछ उनको देखते हैं, सही आंसर तक पहुंचते हैं। ये सेंसस से है रिलेटेड कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एडोलेसेंट पॉपुलेशन। जो अपने WHO ने एडोलेसेंट की एज दी है वो 10 to 19 ईयर बताया है उसने। और उसमें क्या बताता है कि इसमें द एडोलेसेंट पॉपुलेशन कंप्राइज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। हाफ नहीं है वो एडोलेसेंट पॉपुलेशन, वो मैं आपको बता दूं वो कितना है, 1/5 पॉपुलेशन है, 1/5 है, यानी कि करीबन 19.1 का कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हटा दें हम, तो फर्स्ट नहीं तो सिर्फ सेकंड वाला देखते हैं। क्या द ग्रुप इज़ रिगार्डेड एज द यूथफुल पॉपुलेशन विद अ हाई पोटेंशियलिटी, तो इसका सेकंड सही आंसर बनता है। बाकी इन दिस ग्रुप देयर आर द ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल, बिल्कुल गलत है, फीमेल तो वैसे ही कम है और मेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, 2 इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है सेंसस के ऊपर, लॉजिकल क्वेश्चन बनाया है। तो अगला क्वेश्चन जो हम चल रहे हैं 100 क्वेश्चन पे है, आप ये देखें। इन डिस्कशन M from Arunachal Pradesh, J from Assam, N from Meghalaya, S from Nagaland are claiming that as per census 2011 their states has the maximum density of population. Identify the person making the correct claim। अब भाई बातचीत चल रही है, इसमें सीधा अज्यूम करके बनाया है। भाई हमें तो याद रखना है कि डेंसिटी है। अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की डेंसिटी पूछी है, तो 7 सिस्टर्स में अगर अपन देखें तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा 7 सिस्टर्स में बात करें तो असम की जो डेंसिटी है वो असम की डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे त्रिपुरा की डेंसिटी आती है, और लोअर डेंसिटी में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर इसमें क्या है, असम इज़ द, क्योंकि हाईएस्ट पूछी है इसमें, तो असम क्या है, जे इज़ द करेक्ट आंसर। असम आप इसमें नोट कर लें, क्योंकि असम इसका सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा दे रखा है, त्रिपुरा का इसमें नहीं जिक्र किया। अगर त्रिपुरा होता तो सेकंड नंबर पे त्रिपुरा आता है, सेकंड नंबर पे त्रिपुरा है और लोएस्ट उसका है। ठीक है, तो ये आप याद कर लें कहीं ना कहीं से। जब भी डेंसिटी का सवाल बनता है नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स से, वहीं से सवाल कई बार पूछा है इसने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, 105वां सवाल है। विच वन ऑफ द व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। ये जनरली वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, पर ह्यूमन बॉडी प्रेशर को भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी है कि सीधा इसको मैं बता दूँ कि ड्यू टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ज़्यादा किसके ऊपर आ रहा है, अब सैंड पे पड़ रहा है। हेयर द एनर्जी दैट इज़ अप्लाइड ऑन द सैंड इज इक्वल टू आवर बॉडी वेट। तो बॉडी वेट पे है लार्जर वाइल स्टैंडिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, स्मॉलर ड्यूरिंग द, कोई मतलब नहीं है। सेम वाइल स्टैंडिंग ऑन द लाइन, स्मॉलर वाइल स्टैंडिंग ऑन द वाइल, लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। तो बड़े एरिया को कवर करेंगे। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो लार्जर वाइल स्टैंडिंग। व्हाट इज द इफेक्ट, लार्जर वाइल स्टैंडिंग लाइंग, ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग द डे टाइम नाइट टाइम का कोई रिलेशन, इज द करेक्ट आंसर है। भाई एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है सैंड के ऊपर, ये इसका मेन रीज़न है प्रेशर का। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा लग रही है, हमारे बॉडी का वेट उस पर आ रहा है, इसलिए वो प्रेशर ज़्यादा इजेक्ट कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 109 है।
109 पे चलते हैं। 109 आपका है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। तो कई बार मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर द 8 प्रोमिनेंट एलिमेंट विच हैव अटमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो पहला भी सवाल पूछा है मैक्सिमम, तो ऑक्सीजन है। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 का जिक्र करते हैं। या 15th अबंडेंट एलिमेंट के बारे में पूछा है, तो 15th कौन सा है? कार्बन है। कार्बन इसका है 0.02% है। अब 0.02, तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसका लगा लीजिए, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका नंबर कौन सा है? ये 15th है। और फर्स्ट में कौन सा है? ऑक्सीजन है। फर्स्ट में ऑक्सीजन का नंबर आता है 47%। उस पर भी कई बार सवाल पूछा गया है। मैक्सिमम एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इट फॉर्म्स ए ग्रीन कोटेड। कई बार जिक्र किया रस्टिंग के बारे में, जब पढ़ाता हूँ केमिकल वेदरिंग, तो उसमें बताया कि ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर में। तो कॉपर का सीधा आंसर पे ढूंढ दीजिए। क्यूप्रिक कार्बोनेट लिखा है, तो इसको कॉपर कार्बोनेट भी लिख देता जब भी सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये किससे हो रहा है? कोरोजन है। कोरोजन के प्रोसेस से हो रहा है, कोरोजन से होता है ये, और इसके कारण हरे रंग की जंग उस पर लग जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर के कारण ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, उससे ये कोरोजन के कारण कॉपर कार्बोनेट में देखने को मिलता है। 113 क्वेश्चन पे चलते हैं। 113 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ, तो इसमें डेफिशिएंसी ऑफ फूड चेन है। अब लिमिट्स के बारे में पूछ रहा है, तो लिमिट्स का सीधा है 10% लॉ चलता है, डिक्रीज इन एनर्जी एट द हायर ट्रॉपिक लेवल। अब डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट द हायर ट्रॉपिक लेवल, सीधा आंसर इसका सी। सीधा इसका 10% लॉ का है कि जैसे जैसे बढ़ता जाता है 10% लॉ, उस लॉ के अनुसार क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या हो जाती है उसकी, कम होती चली जाती है फूड चेन के अंदर। ये नियम सीधा है, करेक्ट आंसर है। पॉल्यूटेड एयर कन्फ्यूज़ करने के लिए डाला गया था, बाकी कुछ नहीं है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 116th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 116th क्वेश्चन आपका है, 116 है, while studying vegetation of an area term like population and community are often used, which one of the following statement best describe a population। अब पॉपुलेशन, जब भी हम जैसे पॉपुलेशन कम्युनिटी ये वर्ड पढ़ते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हैं, बायोजियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो पॉपुलेशन किसको डिस्क्राइब कर रहा है? तो पॉपुलेशन यहाँ पर किसको, इकोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहा है, या एक यूनिट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी की भी हो सकता है, प्राइमरी वेजिटेशन, उसको भी डिस्क्राइब कर रहा है। अब इसमें से ऑप्शंस अपन मैच कर लेते हैं कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मोर देन वन स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया फॉर अ सेम टाइम। यूनिट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट आ रहा है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वन स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट एरिया डिफरेंट सीजन। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वन स्पीसीज लिविंग इन सेम एरिया फॉर, तो यूनिट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक है, बायोटिक। सी इज द करेक्ट आंसर। एक पॉपुलेशन किसको दिखा रहा है? इकोलॉजी को दिखा रहा है। अब इकोलॉजी में क्या है? इकोलॉजी जो आपने वर्ड अगर पढ़ा है, इकोलॉजी इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो इकोलॉजी इकोसिस्टम में क्या है, जिसमें बायोटिक भी आ गए, लिविंग भी आ गए और नॉन लिविंग भी आ गए। तो पॉपुलेशन किसको रिफ्लेक्ट करेगा? पॉपुलेशन डिस्क्राइब द यूनिट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इसका करेक्ट आंसर है। बाकी 117 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये कुल मिला के आपके कंप्लीट क्वेश्चंस 120 तक ये दे रखा है टोटल CDS के पेपर में। सो टुडे वी हैव डिस्कस अराउंड 45 क्वेश्चन which are related to combined defense service examination which were conducted on 14 November 2021 कंडक्ट हुआ था, और इसका रिज़ल्ट आ चुका है। अब CDS सेकेंड चल रहा, CDS जो फर्स्ट अगेन नोटिफाई हो चुका है 22 के लिए। 10 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और जो कोर्स फिर जैन से स्टार्ट हो जाएगा 23 में। तो कुल मिला के हम यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है।
होप यू एंजॉय द पेपर। और कोई डाउट है कमेंट्स में आप लिखिए। और लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।